हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आज के इस लेक्चर में देखो हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके ऊपर बेस्ड दो अच्छे न्यूमेरिकल्स को भी सोल्व करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज ये पढ़ेंगे। चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी देखो, लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। अब इसका मतलब समझो। तो देखो, मान लो लाइक चार्जेज है, मतलब जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया या नेगेटिव नेगेटिव हो गया। लाइक चार्जेज है ना, यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज, यहां पे भी पॉजिटिव। तो ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को, रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेंगे एक दूसरे पे। ये इस पे ऐसे रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा और ये इस पे ऐसे रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। ऐसे ही यहां पे देखो, ये भी लाइक चार्जेज है, नेगेटिव नेगेटिव। तो ये नेगेटिव इस नेगेटिव पे ऐसे रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा। ये नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज पे ऐसे रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा। मतलब लाइक चार्जेज हो गए ना, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल ईच अदर। अब आओ अनलाइक चार्जेस पे, जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव। यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे नेगेटिव, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ये चार्ज इस पे ऐसे अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करेगा, ये चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज पे ऐसे अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करेगा। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो अब आओ सेकंड प्रॉपर्टी पे, चार्ज्ड एंड अनचार्ज्ड बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर। चार्ज्ड और अनचार्ज्ड बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। ये कैसे? तो देखो, मान लो मेरे पास ये चार्ज्ड बॉडी है, मान लो पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है, ठीक है। अब देखो, मैं इसके नजदीक एक अनचार्ज्ड बॉडी को ले आऊंगा, मतलब न्यूट्रल बॉडी को इसके नजदीक ये ले आया, एक न्यूट्रल बॉडी को इसके नजदीक ले आया। तो ये है ना, इस पे ऐसे अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करेगी। मतलब ये जो चार्ज बॉडी है इस न्यूट्रल बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। ये कैसे होगा? तो देखो, ड्यू टू इंडक्शन यहां पे नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो न्यूट्रल है ना, तो इस पे नेट चार्ज 0 होना चाहिए। तो जितने नेगेटिव आए हैं उतने ही पॉजिटिव आ जाएंगे, ठीक है। नेट चार्ज 0, न्यूट्रल ही रही बॉडी तो। लेकिन ये चार्ज्ड बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, इसको अट्रैक्ट करेगी, इस न्यूट्रल बॉडी को। ये कैसे? तो देखो, इसके और इसके बीच में, मतलब इन पॉजिटिव चार्ज और इन नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन फोर्स आएगा। मान लो F1 आया, मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज है इन्होंने इन नेगेटिव चार्ज पे ऐसे F1 फोर्स अप्लाई करेंगे, अट्रैक्शन फोर्स, ऑब्वियसली। और यही पॉजिटिव चार्ज इन वाले पॉजिटिव चार्ज पे ऐसे F2 रिपल्सन फोर्स अप्लाई करेंगे। तो देखो, ये डिस्टेंस कम है, ये ज्यादा है, तो F1 F2 से ज्यादा होगा। मतलब ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है ना,
ये इस रिपल्सिव फोर्स से ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब कुल मिला के इस न्यूट्रल बॉडी पे जो फोर्स आएगा वो अट्रैक्टिव फोर्स आएगा। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स। इसलिए तो ये चार्ज्ड बॉडी देखो, इस चार्ज्ड बॉडी ने इस न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ। ऐसे ये जो बॉडी है ये नेगेटिवली चार्ज होती वो भी न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ। मान लो ये नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी है, ठीक है, इसके नजदीक मैं एक न्यूट्रल बॉडी को लाया, न्यूट्रल बॉडी को, तो ये जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी है ना ये इस न्यूट्रल बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। वो कैसे? तो देखो ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव ना, ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये तो न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल ही रहेगी, तो जितना पॉजिटिव आया इस तरफ उतना ही नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इन नेगेटिव चार्ज और इन पॉजिटिव चार्ज के बीच में ऑब्वियसली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा। मतलब ये नेगेटिव चार्जेज इन पॉजिटिव चार्ज पे ऐसे अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करेंगे F1, और ये नेगेटिव चार्जेज इन वाले नेगेटिव चार्जेज पे रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेंगे F2। तो देखो ये दूरी कम है, ये ज़्यादा है, तो F1 F2 से ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब कुल मिला के इस न्यूट्रल बॉडी पे जो फोर्स आएगा बाय दिस नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी वो इस तरफ आ जाएगा, क्योंकि F1 F2 से ज़्यादा है। ठीक है, तो चार्ज और अनचार्ज बॉडी के बीच में अट्रैक्शन फोर्स आता है। ठीक है, अब रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं हम। तो देखो मान लो मैंने एक कोम्ब ली, उसको ड्राई एयर से रब किया। ठीक है, कोम्ब ली और ड्राई एयर से रब किया, तो फ्रॉम आवर ड्राई एयर टू कोम्ब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं। देखो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए फ्रॉम आवर ड्राई एयर टू कोम्ब। अब इसके नजदीक एक पेपर लाना, कागज का टुकड़ा छोटा सा, ठीक है, न्यूट्रल। तो देखो ये जो कोम्ब है, जब मैंने इस कोम्ब को अपनी ड्राई एयर से रब किया तो फ्रॉम आवर ड्राई एयर टू दिस कोम्ब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन बैठ गए इस कोम्ब पे, तो ये नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी है एक तरह से। ये जो कोम्ब है, ये जो कंघी है, ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी होगी ना, इसके नजदीक एक छोटा सा पेपर ले आना न्यूट्रल। तो होता क्या है, ये कंघी है ना, इसको अपनी तरफ खींच लेती है इस पेपर को। ये तो पेपर तो न्यूट्रल है, तो इसका मतलब चार्ज और अनचार्ज बॉडी के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स आता है, देखा भी होगा। ये कंघी इस पेपर को अपनी तरफ खींच लेती है। वो कैसे होता है, देखो ये नेगेटिव, तो यहाँ पे ड्यू टू इंडक्शन पॉजिटिव आ जाएगा। जितना पॉजिटिव आया उतना नेगेटिव भी आना चाहिए, क्योंकि पेपर तो न्यूट्रल है, नेट चार्ज जीरो होना चाहिए पेपर पे। तो देखो इन नेगेटिव और इन पॉजिटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पे ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करेंगे F1, और ये नेगेटिव इस वाले नेगेटिव पे ऐसे फोर्स ऑफ रिपल्शन अप्लाई करेगा। तो देखो ये दूरी कम है, ये ज़्यादा है, तो इसका मतलब F1 F2 से ज़्यादा हुआ। तो इसका मतलब जो इस कंघी के द्वारा जो नेट फोर्स आएगा ऑन दिस न्यूट्रल पेपर वो अट्रैक्टिव आएगा। ठीक है, ऐसे आएगा मतलब। अब देखो जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं ना, थर्ड क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। थर्ड प्रॉपर्टी इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज थर्ड प्रॉपर्टी है चार्ज की। ये क्या कहती है, जो नेट चार्ज होगा ना किसी बॉडी पे
वो क्या होगा, इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, किसी बॉडी पे जो नेट चार्ज होगा वो किसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का। मतलब मान लो मेरे पास ये कोई बॉडी है, इस पे नेट चार्ज है मान लो क्यू, तो क्यू किसके बराबर होगा, प्लस माइनस एन ई। ठीक है, एन यहां पे 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 एटसेट्रा। ई क्या है, 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 19 कोलाम्ब। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, इतना नेगेटिव, मतलब माइनस 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 19 कोलाम्ब। और कोलाम्ब क्या होती है, चार्ज की एसआई यूनिट। ठीक है, तो देखो किसी बॉडी पे क्या क्या चार्ज हो सकता है, एन को 0 पुट करो, प्लस माइनस 0 मतलब 0 हो सकता है, एन को 1 पुट करना, प्लस माइनस ई हो सकता है, एन को 2 पुट करना, प्लस माइनस 2 ई हो सकता है, एन को 3 पुट करना, प्लस माइनस 3 ई हो सकता है, सो ऑन। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि किसी बॉडी पे चार्ज मतलब नेट चार्ज जैसे कि -2.5 ई हो या -2.7 ई हो या 2.9 ई हो या 3.4 ई हो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल। तो किसी बॉडी पे नेट चार्ज क्या होगा, प्लस माइनस एन ई, एन 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ई ये है 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 19 कोलाम्ब। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, इतना नेगेटिव, मतलब माइनस 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 19 कोलाम्ब। ठीक है, तो किसी बॉडी पे ये चार्जेज संभव नहीं है, नेट चार्ज ऑन दिस ऑन एनी बॉडी, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो सबसे पहले देखो जो चार्ज है ना, स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, और एसआई यूनिट क्या होगी चार्ज की, कोलाम्ब, सी से डिनोट करेंगे हम। ठीक है, कोलाम्ब को। तो देखो एक क्वेश्चन देखो छोटा सा, क्यों चार्ज नहीं है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पे न्यूमेरिकल है, what is the value of charge on body which carries 20 excess electrons, what is the value of charge on body which carry 20 excess electrons। मतलब एक बॉडी है जिसपे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में है और 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो उस बॉडी पे चार्ज कितना होगा, मतलब नेट चार्ज कितना होगा। तो अब इसको कैसे समझे, तो देखो मान लो एक बॉडी है, उस पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, तो सीधी सी बात है नेगेटिव चार्ज होगा बॉडी पे, और एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 20। मतलब ऐसा मानो कि 80 प्रोटॉन है और 100 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो गए ना और 20 एक्सेस में हो गए, तो 100 इलेक्ट्रॉन को क्या लिख सकता हूं मैं, 80 इलेक्ट्रॉन प्लस 20 इलेक्ट्रॉन। तो देखो 80 प्रोटॉन 80 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। ठीक है ना, तो इस बॉडी पे नेट चार्ज कितना बचा, 20 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये कितना होगा, -20 इंटू में ई 1.6 इंटू में 10 की पावर -19 इतने कोलाम्ब। ठीक है, और ये कितना आएगा, ये आएगा -3.2 इंटू में 10 की पावर -18 कोलाम्ब। ठीक है, अब देखो एक और छोटा सा न्यूमेरिकल,
इस पे। तो ये पता लगाना कि इज नेट चार्ज 5.8 इंटू में 10⁻⁻18 कोलम्ब ऑन ए बॉडी इज पॉसिबल। क्या ये संभव है किसी बॉडी पे इतना नेट चार्ज हो? हाँ या ना, बस ये जवाब देना है। तो देखो ये जो चार्ज है ना इस बॉडी पे, कोई मान लो ये नेट चार्ज है 5.8 इंटू में 10⁻⁻18 इतने कोलम्ब है। इसको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से डिवाइड कर दो 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कोलम्ब से। तो ये कितना आएगा यहां से? ये आएगा 36.25। ये तो इंटीजर नहीं आया, नॉट ए इंटीजर। तो एक तरह से ये n आ गया। जब Q इज इक्वल टू प्लस एन ई का केस लोगे ना तो n क्या आ गया? Q बाय ई, Q बाय ई। n 36.25 आया। n तो इंटीजर होना चाहिए, 36.25 इज नॉट ए इंटीजर। तो इसका मतलब मेरे पास अगर कोई बॉडी है उस पर इतना कोलम्ब, मतलब इतना कोलम्ब नेट चार्ज पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज एडिटिविटी ऑफ चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज एडिटिविटी ऑफ चार्ज। फोर्थ प्रॉपर्टी इज एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ये क्या कहती है? तो देखो मान लो मेरे पास कोई बॉडी है, ठीक है, इस पे चार्जेस हैं, बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं, जैसे कि ये Q1 हो गया, ये Q2 पॉइंट चार्ज, ये Q3, ये Q4, ये Q5, सो ऑन। ठीक है। तो इस बॉडी पे जो नेट चार्ज होगा ना Q नेट, वो क्या आएगा? इन पॉइंट चार्जेस का सीधा सम। ठीक है। मतलब Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 प्लस सो ऑन। algebraic sum of these point charges will be equal to net charge on body। ठीक है। ये क्या है? नेट चार्ज ऑन बॉडी। अब इसको एग्जांपल की हेल्प से समझे। मान लो देखो मेरे पास ये कोई बॉडी है, इस पे 3 पॉइंट चार्जेज हैं इस बॉडी पे। ये तो मान लो 2 कोलम्ब है, ये मतलब मान लो -4 कोलम्ब है, ये मान लो -8 कोलम्ब है। तो इस बॉडी पे नेट चार्ज कितना होगा? क्यों नेट? इनका अलजेब्रिक सम कर दो, सीधा सम बस। 2 कोलम्ब -4 कोलम्ब -8 कोलम्ब, तो ये कितना हो गया? 2 - 4 -2 -8 -10, -10 कोलम्ब हो जाएगा इस बॉडी पे नेट चार्ज। ठीक है। तो अब देखो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है वो क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये क्या कहती है? फॉर ए आइसोलेटेड सिस्टम नेट चार्ज ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड। मतलब कोई आइसोलेटेड सिस्टम हो उसके ऊपर जो नेट चार्ज होगा ना वो कांस्टेंट रहेगा या कंजर्व्ड रहेगा। मतलब चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नोर कैन बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है। हाँ, इंडिविजुअल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। इंडिविजुअल पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्ज होगा
वो प्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन किसी आइसोलेटेड सिस्टम पे जो नेट चार्ज रहेगा ना वो क्या रहेगा, कांस्टेंट या कंजर्व्ड। मतलब नेट चार्ज ऑन आइसोलेटेड सिस्टम कैन नॉट बी क्रिएटेड नोर कैन बी डिस्ट्रॉयड। इंडिविजुअल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इसको एग्जांपल की हेल्प से समझें। तो देखो मान लो मेरे पास ये कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, मतलब कोई बॉडी है, आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है। तो मान लो इस पे चार्ज है, नेट चार्ज मान लो +18 कूलम्ब है। नेट चार्ज इस आइसोलेटेड सिस्टम पे नेट चार्ज है मान लो +18 कूलम्ब। तो इस पे नेट चार्ज है ना इस आइसोलेटेड सिस्टम पे इतना ही रहेगा, +18 कूलम्ब। मतलब नेट चार्ज ऑन आइसोलेटेड सिस्टम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। ना तो हम इसको बढ़ा सकते, नेट चार्ज की बात करूं, और ना इसको घटा सकते, ठीक है। हाँ, इंडिविजुअल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो देखो तो इस पे +18 कूलम्ब भी रहेगा नेट चार्ज, तो ठीक है। तो मान लो ये इसके ऊपर नेट चार्ज है 18 कूलम्ब या +18 कूलम्ब। इंडिविजुअल पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पॉजिटिव आ गया तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, एक और पॉजिटिव आया तो यहाँ पे नेगेटिव एक और आ जाएगा अपने आप। यहाँ पे पॉजिटिव आया एक और तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। तो देखो इंडिविजुअल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हमने प्रोड्यूस कर दिए, लेकिन जो नेट चार्ज है ना इस आइसोलेटेड सिस्टम पे वो +18 कूलम्ब ही रहेगा। पॉजिटिव से नेगेटिव कैंसिल, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो नेट चार्ज तो अभी भी 18 कूलम्ब ही रहा या +18 कूलम्ब ही रहा इस आइसोलेटेड सिस्टम पे, ठीक है। तो मेरे पास अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तो उस पर नेट चार्ज कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जैसे कि यहाँ पे +18 तो यहाँ पे भी +18। इंडिविजुअल पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस को हम एक तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं। पॉजिटिव प्रोड्यूस करेंगे तो नेगेटिव अपने आप आ जाएगा, एक और पॉजिटिव करेंगे तो नेगेटिव उसके साथ अपने आप आ जाएगा, एक और पॉजिटिव करेंगे तो नेगेटिव अपने साथ आ जाएगा उस, ठीक है। तो इसका मतलब एक तरह से क्या है, नेट चार्ज ऑफ दिस यूनिवर्स इज कांस्टेंट, ठीक है। यूनिवर्स का नेट चार्ज क्या है, कांस्टेंट है या कंजर्व्ड है, ठीक है। ना वो बढ़ेगा ना घटेगा। नेट चार्ज की अगर बात करूं यूनिवर्स के, तो अब देखो अब हम क्या पढ़ेंगे कि अगर चार्ज रेस्ट पे हो तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा। चार्ज मूव कर रहा हो विद कांस्टेंट वेलोसिटी तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा। अगर चार्ज एक्सेलरेटेड हो तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो चार्ज एट रेस्ट, अगर चार्ज रेस्ट पे है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर कोई चार्ज रेस्ट पे है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर चार्ज मूव कर रहा हो और मूव भी कांस्टेंट वेलोसिटी से कर रहा हो तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगी, जो चार्ज मूव कर रहा है उससे क्या बनेगा, करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण प्रोड्यूस होगी, ड्यू टू करंट, ठीक है। अब करंट क्यों बना है, क्योंकि चार्ज मूव कर रहा है। तो जब चार्ज मूव कर रहा हो विद कांस्टेंट वेलोसिटी तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। अगर मान लो चार्ज एक्सेलरेटेड हो, मतलब ऑब्वियसली चार्ज मूव कर रहा है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं, एक्सेलरेटेड है चार्ज, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा और साथ में
रेडिएशन भी प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड क्यों प्रोड्यूस करेगा? क्योंकि चार्ज एक्सेलरेटेड है ना, एक तरह से मूव तो कर ही रहा है। हाँ ये बात जरूर है, एक्सेलरेटेड है तो चार्ज अगर मूव कर रहा है, भले ही एक्सेलरेटेड हो, तो करंट बनेगा, उससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब क्योंकि चार्ज एक्सेलरेटेड है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है यहाँ पे, लेकिन हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम केवल इसको पढ़ेंगे। जब चार्ज रेस्ट पे हो तो वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम केवल इसको डील करेंगे। ठीक है, तो अब देखो दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है। मान लो मेरे पास एक कप ऑफ वाटर है, कप ऑफ वाटर, ये क्या है? कप है। ठीक है, जिसमें वाटर भरा हुआ है और इस कप का वॉल्यूम या इस वाटर का वॉल्यूम ये है 250 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है। ठीक है, यहां पे ऐसा कुछ गिवन है। तो ये बताओ कि इसमें कितना पॉजिटिव चार्ज होगा और कितना नेगेटिव। ऑब्वियसली जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव होगा। तो हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो देखो जो वाटर की डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर, वो कितनी होती है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और यहां पे वाटर कितना है? 250 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस वाटर का मास कितना होगा? मास ऑफ वाटर कितना होगा? 250 ग्राम हो जाएगा। और ये देखो मोलिक्यूलर जो वेट होता है ऑफ H2O, ये कितना होता है? 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, मतलब अगर मेरे पास 18 ग्राम वाटर है तो उसमें वाटर के कितने मोलिक्यूल्स होंगे? 6.022 इंटू में 10 की पावर 23। 18 ग्राम वाटर में कितने वाटर के मोलिक्यूल्स होंगे? 6.022 इंटू में 10 की पावर 23 एवोगाड्रो नंबर के बराबर इतने H2O मोलिक्यूल्स होंगे। और मेरे पास इस कप में कितने ग्राम वाटर? 250 ग्राम। तो 250 ग्राम वाटर मतलब इस कप के अंदर कितने वाटर मोलिक्यूल्स होंगे? 6.022 इंटू में 10 की पावर 23 बाय में 18 कर दो और इंटू में 250, इतने H2O मोलिक्यूल्स होंगे इस कप के अंदर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 8.365 इंटू में 10 की पावर 24। ठीक है, 8.365 इंटू में 10 की पावर 24 इतने H2O मोलिक्यूल्स होंगे इस कप के अंदर। ठीक है, और अब देखो मैंने एक H2O मॉलिक्यूल मान लिया। इस H2O मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ऑक्सीजन में 8 और एक हाइड्रोजन में 1 होता है, और 2 हाइड्रोजन है, 1 और 1 2, ऑक्सीजन में 8, तो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। और H2O मॉलिक्यूल ऑब्वियसली न्यूट्रल है तो 10 प्रोटॉन होंगे। और इस कप में कितने H2O मॉलिक्यूल्स हैं? इतने। तो इस कप के अंदर नेगेटिव चार्ज कितना आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज इन कप। तो देखो इस कप के अंदर इतने H2O मॉलिक्यूल्स, एक H2O मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कितना नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस कप के अंदर? इसकी 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, 8.365 इंटू में 10 की पावर 24 इंटू में 10, ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए हैं।
और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, -1.6 इंटू में 10 की पावर -19 कोलाम्ब। तो इतना नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस कप के अंदर। देखो इस कप के अंदर इतने H2O मॉलिक्यूल्स हैं, एक H2O मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब इस कप के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इतने, और एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज, -1.6 इंटू में 10 की पावर -19 कोलाम्ब। तो इस कप के अंदर इतना नेगेटिव चार्ज हो जाएगा ना, और ये कितना होगा, ये हो जाएगा यहां से -1.3 इंटू में 10 की पावर 7 कोलाम्ब। इतना तो नेगेटिव चार्ज होगा, और ऑब्वियसली इतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज इन कप इतना ही आएगा ना। इस कप के अंदर इतने H2O मॉलिक्यूल्स, एक H2O मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन, तो सबसे पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे इस वाटर में या इस कप में, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 8.365 इंटू में 10 की पावर 24 इंटू में 10, इतने तो प्रोटॉन होंगे इस कप के अंदर। और एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू में 10 की पावर -19 कोलाम्ब, इतना पॉजिटिव चार्ज होता है ना। तो इसका मतलब इस कप के अंदर कितना पॉजिटिव चार्ज होगा, इतना, +1.3 इंटू में 10 की पावर 7 कोलाम्ब। तो जितना नेगेटिव चार्ज उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए, ठीक है। तो इस कप के अंदर जो वाटर है उस पर नेट चार्ज तो 0 होना चाहिए ना, जितना नेगेटिव चार्ज आया उतना ही पॉजिटिव चार्ज। तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल, इसमें क्या गिवन है, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड। मान लो एक बॉडी है जिसमें से हर सेकंड में 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स निकाले जा रहे हैं, ठीक है। एक बॉडी है, T = 0 पे ये न्यूट्रल है, मतलब इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स = नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एट T = 0, मतलब T = 0 पे न्यूट्रल है, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, हर सेकंड में इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, तो यहां पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती जाएगी ना, इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे, प्रोटॉन तो उतने रहेंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से कम होती जाएगी। तो इसका मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा, ठीक है। इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकाले जा रहे हैं लगातार, हर सेकंड में कितने, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स इन एवरी सेकंड इसमें से निकाले जा रहे हैं, तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती जाएगी, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा ना टाइम के साथ, ठीक है। मतलब विद टाइम इस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, मतलब ऑब्वियसली चार्ज पॉजिटिव आता जाएगा, मोर एंड मोर पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज विल कम, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती जाएगी ना, तो इस पे नेट चार्ज पॉजिटिव होता जाएगा, विल कम ऑन बॉडी, और ऑब्वियसली ये इंक्रीज करेगा विद टाइम। देखो प्रोटॉन्स तो इसके अंदर इतने ही है, इलेक्ट्रॉन्स निकाले जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम होती जा रही है, प्रोटॉन्स की संख्या तो उतनी ही है, तो इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती जा रही है ना, तो विद टाइम इस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। तो पूछा क्या गया है, कितना टाइम लगेगा इस पे 1 कूलाम्ब चार्ज आने में, हाउ मच टाइम, हाउ मच टाइम स्पेंड, या मतलब कितना टाइम लगेगा कि इस पे 1 कूलाम्ब चार्ज आ गया, मतलब इस पे नेट चार्ज कितना आ गया, 1 कूलाम्ब, टू कम 1 कूलाम्ब नेट चार्ज ऑन बॉडी, ठीक है। इसके लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल है, ABCD। ए ऑप्शन में क्या गिवन है,
118.18 ईयर्स साल। बी ऑप्शन में 138.18 ईयर्स। सी ऑप्शन में 198.18 ईयर्स। और डी ऑप्शन में 218.18 ईयर्स। ठीक है, तो देखो इसमें से मैं इलेक्ट्रॉन निकालता गया, हर सेकंड में 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकाले जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली इस पे नेट चार्ज पॉजिटिव आता जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती जाएगी ना। प्रोटॉन्स की संख्या उतनी रहेगी, इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहे हैं ना हम, प्रोटॉन तो उतने रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉन से कम होती जाएगी, और कम और कम, तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा। मान लो एट t इज इक्वल टू t1 इंस्टेंट पे इस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता 1 कोलम्ब हो गया, +1 कोलम्ब। तो ये t1 इंस्टेंट ही फाइंड आउट करना है ईयर्स में। और जब इस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता 1 कोलम्ब हो जाएगा ना, तब इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकालने। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स रिमूवल स्टॉप कर देना है, तो इस पे 1 कोलम्ब चार्ज ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद में तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो Q इज इक्वल टू NE, इसका यूज करो। ठीक है, तो Q कितना 1 कोलम्ब इज इक्वल टू N, E कितना 1.6 इंटू में 10 की पावर -19 कोलम्ब। तो N यहां से कितना आ गया 1/1.6 इंटू में 10 की पावर -19, या 10 की पावर 19/1.6, N इतना आ गया। ठीक है, तो एक तरह से ये क्या बता रहा है कि इतने इलेक्ट्रॉन्स निकाले गए होंगे यहां से यहां तक, इस स्टेज तक है। और देखो हर सेकंड में 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स निकाले जा रहे हैं इस बॉडी से। तो जब इस पे चार्ज 1 कोलम्ब आ जाएगा, तो यहां से यहां तक, मतलब तब तक कितने इलेक्ट्रॉन निकले होंगे 10 की पावर 19/1.6। ठीक है, और हर सेकंड में 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, तो 10 की पावर 9 इंटू में t1 टाइम इन सेकंड, तो ये इसके बराबर पुट कर सकता हूं ना, 10 की पावर 19 डिवाइडेड बाय 1.6। तो यहां से t1 कितना आ गया 10 की पावर 19 डिवाइडेड बाय 1.6 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 9, तो ये कितना आ गया 10 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 1.6। ऑब्वियसली ये सेकंड में आएगा। ठीक है, ठीक है ना, ये 10 की पावर 11 हो जाएगा ना, ये पॉइंट ऊपर, मतलब ये पॉइंट हट जाएगा तो ऊपर 10 की पावर 11 हो जाएगा। तो 10 की पावर 11/16 इतने सेकंड। ठीक है, तो यहां से 10 की पावर 11/16 सेकंड बाद में इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता बढ़ता कितना हो जाएगा +1 कोलम्ब। ठीक है, तो इसको साल में निकालो, ईयर्स में। ये जो t1 आया है 10 की पावर 11/16 इतने सेकंड आया है ये, तो अब इसको ईयर्स में निकालो। तो देखो 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। ठीक है, और 1 डे कितना होता है 24 आवर्स। ठीक है ना, तो 1 डे कितना होगा 24 इंटू में 1 आवर। 1 आवर कितना होता है 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकंड, तो 60 इंटू में 60 3600। तो एक दिन में इतनी सेकंड होती हैं। तो 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज, 365 इंटू में 1 डे, तो 1 डे 24 इंटू में 3600 सेकंड, तो एक साल में इतनी सेकंड होंगी। ठीक है, तो ये जो t1 आया है 10 की पावर 11/16 सेकंड,
तो यहाँ पे सेकंड की जगह ईयर पुट करना होगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, 1 में 365 इंटू में 24 इंटू में 3600, इतने ईयर, ठीक है। और ये कितना आएगा यहां से, ये आएगा 198.18, मतलब ये यूजिंग कैलकुलेटर आएगा 198.18, मतलब 198.18 ईयर्स, ठीक है। तो 198.18 साल बाद इसके ऊपर नेट चार्ज मतलब ओब्वियसली पॉजिटिव होगा, और वो कितना हो जाएगा, +1 कूलम। और देखो t=0 पे न्यूट्रल था, हर सेकंड में 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकल रहे हैं बॉडी में से। तो 198.18 साल बाद इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता बढ़ता +1 कूलम हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर हो गया 198.18 ईयर्स, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।